5 बजे 2 ही घंटे की करेंगे रिकॉर्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश भारद्वाज अभिव्यक्ति के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो संघ सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा उच्चतम न्यायालय। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको यह बता दूं कि इस उच्चतम न्यायालय को जो है वो हम सर्वोच्च न्यायालय के रूप में भी जानते हैं या कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, सबसे पहली बात, उच्चतम न्यायालय के बारे में अगर हम सामान्य परिचय को देखते हैं तो यह सामान्य परिचय ये कहता है आपका कि संविधान के भाग 5 में, कौन से भाग में, 5 नंबर के भाग में, और अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट से संबंधित व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया, संबंधित है। इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के गठन, सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि से संबंधित मामलों की विशेषताएं और जानकारी जो है वो आपको इस भाग के इस व्यवस्था में दी गई है। अब हम बात करें अगर, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपको मैं बता दूं कि भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया। अब इंपॉर्टेंट बात है, एकीकृत न्याय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? तो यानी सुप्रीम कोर्ट संपूर्ण भारत में न्याय व्यवस्था के शीर्ष स्तर पर आता है। आप देखो, भारत की न्याय व्यवस्था को अगर आप समझते हो तो इधर देखिए, ये आपकी न्याय व्यवस्था है और इस न्याय व्यवस्था में आप क्या देखते हो कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, सुप्रीम कोर्ट से नीचे आता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे फिर आता है आपका सेशन कोर्ट। तो यानी कहने का मतलब, पूरे भारत की अगर न्याय प्रणाली को देखा जाए तो इस न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो सर्वोच्च पद रखा गया है, यह सर्वोच्च पद किसका आता है? सुप्रीम कोर्ट का आता है। तो दोबारा से देखना कि उच्चतम न्यायालय के बारे में हम आज यहां पढ़ने जा रहे हैं। एक नए टॉपिक की हमने शुरुआत की है और इसका उल्लेख संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक किया जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से संबंधित गठन, उसके न्याय क्षेत्र, न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्य व्यवस्था, संरचना आदि सभी की जानकारी दी गई है। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि संपूर्ण भारत की न्याय प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट का स्थान सर्वोच्च या शीर्ष स्तर पर आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये क्रम चलता है। एकीकृत का मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी विवाद या किसी मामले के संदर्भ में अपना निर्णय अगर दे दिया है तो उस निर्णय के विरुद्ध आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हो। एक राष्ट्रपति के पास जाने के लिए आपको अनुच्छेद 72 एक अधिकार देता है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का, लेकिन क्षमादान करना राष्ट्रपति की न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है, यह राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति होती है। तो यहां पर हाई कोर्ट ने जैसे मान लो निर्णय दिया तो आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय को आप चुनौती दे सकते हो हाई कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आप कहां चुनौती दोगे? तो कहने का मतलब, न्यायपालिका की
इस एकीकृत न्याय व्यवस्था को, एकीकृत न्यायपालिका की यह एकीकृत न्याय व्यवस्था को 1935 के भारत सरकार अधिनियम से अपनाया गया है। देखो मेरी बात सुनो, ये जो भारत सरकार अधिनियम है 1935 का, इस अधिनियम के तहत भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, और ये जो भारत का संघीय न्यायालय है, ये संघीय न्यायालय भी उस समय संपूर्ण भारत के लिए, यानी केंद्र और प्रांतों के लिए एक ही न्यायालय था, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट होता है। तो मैं कह सकता हूं कि भारत का वर्तमान सुप्रीम कोर्ट संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी है। तो आज का जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसका उत्तराधिकारी है? संघीय न्यायालय। और यह संघीय न्यायालय कब बना था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। लेकिन इससे महत्वपूर्ण एक बात और आती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन हुआ था, ये उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सभी अनुच्छेद लागू कर दिए गए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद 124 से 147 तक की जो व्यवस्था है वो 26 जनवरी को संविधान लागू होने के साथ ही लागू कर दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन हुआ था ये 28 जनवरी 1950 को हुआ। तो दोबारा से सुनना कि यहां 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इस भारत सरकार अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, और इसी संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी है आपका वर्तमान सुप्रीम कोर्ट। चलिए आगे की बात करते हैं हम। तो अब हम बात करते हैं संवैधानिक रूप से। तो संविधान का अनुच्छेद 124, और यह कहता है उच्चतम न्यायालय का गठन एवं स्थापना। देखिए दोस्तों, इस चीज को आप बहुत आराम से समझना। क्यों? क्योंकि यह संविधान का अनुच्छेद 24 100% एग्जाम, प्रत्येक एग्जाम में 100% यह पूछा जाता है। हर एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात करें तो मैंने अभी बताया था 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। अगली बात अगर हम इसमें देखें तो उच्चतम न्यायालय के गठन की बात करते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो गठन होता है वो एक मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का गठन एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है। यहां जो मुख्य न्यायाधीश है इसके लिए हम शब्द काम में लेते हैं सीजेआई। सीजेआई का मतलब होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का मुख्य न्यायाधीश कह दो चाहे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कह दो, एक ही बात है। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के होता है। पहली बात, मूलतः
मूलतः का मतलब हो गया 28 जनवरी 1950 को, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो मूलतः सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 1+7 = 8 थी। एक तो था कौन उस समय? मुख्य न्यायाधीश, और 7 कौन थे उस समय? अन्य न्यायाधीश। तो टोटल प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना हुई थी तब इसमें न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी रखी गई थी? 1+7 = 8 रखी गई थी। लेकिन अगली ही बात, फरवरी 2009 में न्यायाधीशों की संख्या को 26 से बढ़ाकर 31 कितनी कर दी गई थी? 31 कर दी गई। 31 का मतलब है कि 1+30 कर दी गई थी। तो फरवरी 2009 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर कितनी की गई? 31। लेकिन अगली ही बात को अगर हम देखें तो अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को 31 से बढ़ाकर 1+33 = 34 कर दी गई है। तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूं कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 1+33 = 34 है। कितनी है? 34। तो यानी एक तो क्या है वर्तमान में इसमें? सीजेआई, और आपको पता है कि वर्तमान में सीजेआई अरविंद शरद बोबड़े, रंजन गोगोई के बाद इनका नाम है। और 33 जो हैं वो हैं इस समय अन्य न्यायाधीश। तो देखिए, दोबारा से सुनना, यहां हमने देखा अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के गठन और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कर रहे हैं। स्थापना के पहलू को देखा जाए तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम बात करें गठन की, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के होता है। यहां मूलतः सुप्रीम कोर्ट में जो प्रारंभ में देखी जाए तो न्यायाधीशों की संख्या 1+7 = 8 थी। फरवरी 2009 में न्यायाधीशों की संख्या को 26 से बढ़ाकर 31 किया गया। लेकिन वर्तमान में अगस्त 2019 में न्यायाधीशों की संख्या को 31 से बढ़ाकर कितना किया गया है? 34। और दूसरी बात, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। तो टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? 34। इनमें से एक तो मुख्य न्यायाधीश है अरविंद शरद बोबड़े, और 33 जो है वो अन्य न्यायाधीश है। अब यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार या वृद्धि करने की शक्ति किसको प्राप्त है? आईएएस प्री 2014 का प्रश्न है ये, उसमें दिया हुआ था राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिमंडल।
तो यहां पर संसद को न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक चीज और ध्यान रखना कि संसद साधारण बहुमत से, कौन से बहुमत से? संसद साधारण बहुमत से, संसद साधारण बहुमत से न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। तो इस बात का मतलब क्या हो गया कि यहां पर साधारण बहुमत से ही संसद सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत से ही न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। इसका मतलब हो गया कि जब न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाती है तब संविधान में कोई संशोधन नहीं होता है, यह संसद साधारण बहुमत से ही कर देती है। तो यह तो था प्रारंभिक। अब हम इसमें और भी कुछ पहलुओं को देखेंगे। पहलुओं को देखेंगे तो सबसे पहला पहलू है न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब देखो नियुक्ति की बात सुनो। सबसे पहली बात, न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर कोई आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है, तो एक ही लाइन में आंसर आएगा, राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर? कॉलेजियम की सिफारिश पर। यह कॉलेजियम क्या होता है कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। मतलब एक पैनल बनाया जाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के कुछ न्यायाधीशों को शामिल किया जाता है, और वो न्यायाधीश जिसको सिफारिश करेंगे उनको नियुक्त करता है राष्ट्रपति। तो कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें भी आप यह समझ सकते हो कि सीजेआई की नियुक्ति, सीजेआई की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वही कॉलेजियम की सिफारिश पर। जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेना अनिवार्य होगा। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, इसका मतलब तो आप जानते ही हो, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य होता है। तो यह तो बात है नियुक्ति की। अब जो हम अगली बात देखते हैं वो देखते हैं योग्यताओं की। तो अगला आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले न्यायाधीशों की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहली सिंपल योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरी योग्यता क्या आ जाएगी इसमें? तो अगली योग्यता आ जाएगी कम से कम 5 वर्ष तक, कम से कम 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो या कम से कम
10 वर्ष तक किसी न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। तो कम से कम 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। अगर यह नहीं है तो कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। तीसरी जो योग्यता है वो ये है कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए, यानी कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए राष्ट्रपति की राय में। तो ये तीसरी योग्यता है। तो पहली योग्यता तो थी, देखो न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कॉलेजियम में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यायाधीशों को शामिल किया जाता है और वो न्यायाधीश, ऐसे 4 न्यायाधीश जिसकी सिफारिश करते हैं, उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है। लेकिन जब भी राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो कॉलेजियम की सिफारिश पर कर देगा, लेकिन जब भी राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करता है तो उसमें मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट, योग्यताओं की अगर बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो या कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में अधिवक्ता यानी वकील के रूप में कार्य किया हो और राष्ट्रपति की नजरों में उसे पारंगत कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। ये योग्यताएं हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो न्यायाधीशों के द्वारा ली जाने वाली शपथ। तो देखो, शपथ की बात करें अगर, तो शपथ ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक न्यायाधीश पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष अनुसूचित 3 में दिए प्रारूप के तहत विधि की मर्यादा को बनाए रखने की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट बात, न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रोसेस देख लिया, योग्यताएं देख ली, अब उसकी शपथ की बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक न्यायाधीश जब भी अपना पद धारण करता है तो पद धारण करने से पूर्व यानी पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष अनुसूचित 3 में दिए प्रारूप के तहत, याद करो अनुसूचित 3 का प्रारूप जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के प्रारूप की भी बात की थी, तो वो विधि की मर्यादा को बनाए रखने की शपथ लेता है राष्ट्रपति के सामने। तो मैं यहां पर आपको यह कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का
मुख्य न्यायाधीश जो शपथ लेता है वो किसके सामने लेता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेता है? मुख्य न्यायाधीश। ये इनकी शपथ का प्रारूप होता है। अब देखो, अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाने राष्ट्रपति नहीं आता, यहां राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कर देता है कि जो भी न्यायाधीश नया नियुक्त हो रहा है उसे आप शपथ दिला सकते हो। लेकिन मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने के लिए स्वयं राष्ट्रपति खुद आता है। तो यह है इनकी शपथ का प्रारूप। आप देख लो इसे गौर से कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जब अपना पद धारण करता है तो वो पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष अनुसूची 3 में दिए प्रारूप के तहत विधि की मर्यादा को बनाए रखने की शपथ लेता है। बात क्लियर? अगला देखते हैं न्यायाधीशों का कार्यकाल। न्यायाधीशों का कार्यकाल। तो पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पैंसठ वर्ष की आयु तक पद पर बने रहेंगे। देखो, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है वो 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करता है। तो इस बात का मतलब यह हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने के लिए न तो कोई न्यूनतम आयु की बात की गई है और ना ही कोई कार्यकाल की भाई साहब ये 6 वर्ष के लिए या ऐसे बना रहेगा। जब वो 65 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाती है तो वो सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। तो 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। दूसरी बात, न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे, चाहे तो वो मुख्य न्यायाधीश हो और चाहे अन्य न्यायाधीश हो। वो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हुए देते हैं? राष्ट्रपति को। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। और तीसरी बात यह भी है कि संसद विशेष बहुमत से न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रस्ताव यदि पारित कर दे तो राष्ट्रपति आदेश जारी कर न्यायाधीशों को पद से हटा सकता है। तो यहां इंपॉर्टेंट पहलू 3 आए कार्यकाल से संबंधित। पहला इंपॉर्टेंट पहलू है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पद पर बने रहेंगे। जब भी वो अपना त्यागपत्र देना चाहेंगे तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र देंगे। और अगर उन्हें कार्यकाल से पहले पद से हटाना हो तो संसद द्वारा विशेष बहुमत से एक महाभियोग प्रस्ताव पारित कर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो ये कहानी थी आपकी कहां? अनुच्छेद 124 की। तो देखिए, अनुच्छेद 124 में एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूं कि आपने संविधान के इस अनुच्छेद 124 में क्या पढ़ा है। तो आपने उच्चतम न्यायालय का गठन और स्थापना के बारे में पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट का गठन एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है, जहां मुख्य न्यायाधीश को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। देन अगली बात अगर हम करें तो मूलतः सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 1 + 7 = 8 थी, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश शामिल थे।
लेकिन फरवरी 2009 में न्यायाधीशों की संख्या को 26 से बढ़ाकर 31 किया गया और उसके बाद न्यायाधीशों की संख्या को अगस्त 2019 में 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया गया। यानी वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीशों सहित सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। अगली बात अगर इसमें देखें तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार या बढ़ाने की शक्ति संसद को प्राप्त होती है और संसद साधारण बहुमत से न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। नेक्स्ट, न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर नियुक्त होते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश का परामर्श अनिवार्य रूप से लेगा। नेक्स्ट हम बात करें तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद इनकी योग्यताएं, तो इन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में ये न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव रखते हो। अगर ऐसा नहीं है तो इन्हें 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए और राष्ट्रपति की राय में इन्हें पारंगत विधि विशेषज्ञ होना चाहिए, कानून का ज्ञाता होना चाहिए। नेक्स्ट, इनकी शपथ की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का में न्यायाधीश का पद धारण करने वाला प्रत्येक न्यायाधीश पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष अनुसूची 3 में दिए प्रारूप के तहत विधि की मर्यादा को बनाए रखने की शपथ लेता है। नेक्स्ट, इनके कार्यकाल की बात करें तो ये 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं और कार्यकाल से पूर्व ये राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। और इसी के साथ इनके लिए यह भी कहा गया है कि इन्हें पद से हटाना हो तो संसद से विशेष बहुमत द्वारा एक महाभियोग प्रस्ताव पारित करना होगा और राष्ट्रपति आदेश जारी कर इन्हें पद से हटा सकता है। अब जो हम अगली बात करने जा रहे हैं वो कुछ प्रमुख न्यायाधीशों की बात है। प्रमुख तथ्य सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। पहला, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया, हरिलाल जे कानिया, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे H.J. कानिया। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, तो प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नाम आता है फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश है। नेक्स्ट अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम दलित वर्ग के न्यायाधीश जिनका नाम है के.जी. बालाकृष्ण। के.जी. बालाकृष्ण ये सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। 2000 में तो ये न्यायाधीश बने थे और याद रखना 2006 में ये मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त हुए थे। तो ये प्रथम दलित वर्ग के थे, एससी वर्ग के। नेक्स्ट, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश, तो महिला न्यायाधीश में नाम किस किस का आएगा? आर भानुमति, इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी। ये 3 महिला न्यायाधीश वर्तमान में कार्यरत हैं। टोटल 8 हो चुकी हैं अब तक। तो आर भानुमति, इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अरविंद शरद
बोबडे। एकमात्र न्यायाधीश जिनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, वी रामास्वामी। बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न आता है कि सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वी रामास्वामी। देखिए मेरी बात सुनो, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है H.J. कानिया, प्रथम महिला न्यायाधीश है फातिमा बीबी, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम दलित न्यायाधीश थे के.जी. बालाकृष्ण, वर्तमान सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश हैं आर भानुमति, इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद शरद बोबडे, और सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश थे वी रामास्वामी, जिनको पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, परंतु यह पारित नहीं हुआ। देखिए 18 अप्रैल 2018 को दीपक मिश्रा को पद से हटाने के लिए जो मुख्य न्यायाधीश थे, उनके विरुद्ध भी राज्यसभा ने महाभियोग की पहल की, लेकिन राज्यसभा के सभापति ने इसे खारिज कर दिया। तो दीपक मिश्रा जी के विरुद्ध भी महाभियोग लाने की पूरी प्रक्रिया थी। अब मेरी एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना कि संविधान में महाभियोग केवल राष्ट्रपति के विरुद्ध ही लाया जाता है। न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग के जैसी प्रक्रिया चलती है, परंतु महाभियोग नहीं बोलेंगे उसको, है ना। हम बोलते हैं महाभियोग के जैसी प्रक्रिया, परंतु वो महाभियोग नहीं होता है, क्योंकि महाभियोग केवल एकमात्र राष्ट्रपति के विरुद्ध ही लाया जाता है। तो ये यहां पर आपका सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 124 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 125, और देखिए ये आर्टिकल 125 क्या कहता है। ये कहता है कि न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। अब मेरी बात सुनो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। पहली चीज तो ध्यान रखना, संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। दूसरा, भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। दिए कहां से जाते हैं ये? तो इन्हें दिया जाता है भारत की संचित निधि से। और वेतन है कितना? मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है वो है 2,80,000 रुपए, और ये वेतन कोई एक साल का नहीं है, ये प्रति माह वेतन है। और जो अन्य न्यायाधीश हैं, इन अन्य न्यायाधीशों का वेतन जो है वो है 2 लाख प्रति माह, 2,50,000 रुपए प्रति माह वेतन है। एक चीज और ध्यान रखना, न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। तो न्यायाधीशों के वेतन में जो वृद्धि की जाती है वो वृद्धि संसद के द्वारा साधारण बहुमत से की जा सकती है। तो अब देखिए मेरी बात सुनो, आज जो आपने टॉपिक पढ़े हैं, तो आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये था उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। हालांकि आपका टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, पर आज की क्लास में ये टॉपिक यहीं स्टॉप करते हैं।
अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी, अगली क्लास, तो उस अगली क्लास में हम सुप्रीम कोर्ट के बाकी अन्य व्यवस्थाओं के बारे में और भी चर्चा करेंगे। तो देखिए बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कोई ज्यादा मुद्दा भी नहीं है इसमें। आपको बस ये ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल जो 124 124 आर्टिकल है, इस आर्टिकल को आप जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से देखना, और इसका पर्सनल आप नोट्स भी बना सकते हो, कुछ पीडीएफ आपको मिल भी जाएंगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो मैक्सिमम चांस होते हैं प्रश्न पूछे जाने के, वो आपके यहीं से आते हैं। अब आगे की कहानी अपन अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए आप लोगों से अलविदा चाहते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं आज आपको क्या पढ़ाया गया है। आज आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने देखा 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की भारत में स्थापना हुई थी। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितने भी आर्टिकल थे वो सभी आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय इसमें न्यायाधीशों की संख्या 1 + 7 = 8 थी, और आज वर्तमान में देखें तो 34 हो गई है। 1 + 33 = 34, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश शामिल है। ये 8 से लेकर 34 तक के सफर की बात भी हमने इसमें की है, कैसे हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको प्राप्त होती है, तो संसद को प्रदान की गई है। और संसद कौन से बहुमत से वृद्धि कर सकती है, तो संसद साधारण बहुमत से न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम अगली बात देखें इसमें, तो अगली बात इसमें यह देखा न्यायाधीशों की नियुक्ति जहां राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है। योग्यताओं के बारे में भी हमने चर्चा की। देन योग्यताओं के बाद हमने अगली बात की इसमें शपथ। शपथ के बाद इनके कार्यकाल पे चर्चा की, और फिर हमने न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। इसी क्रम में हमने सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को भी देखा, जैसे प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में एच.जे. कानिया का नाम आया, प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में फातिमा बीबी। अच्छा एक बात, आज तक कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर नहीं नियुक्त हुई है। अभी तक न्यायाधीश के रूप में ही है, जिसमें वर्तमान 3 आर भानुमति, इंदिरा बनर्जी और इंदु मल्होत्रा 3 न्यायाधीश वर्तमान में कार्यरत भी हैं। वी रामास्वामी एकमात्र ऐसे न्यायाधीश थे जिन्हें पद से हटाने के लिए एक महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, परंतु यह पारित नहीं हुआ। मुख्य न्यायाधीश में दीपक मिश्रा के विरुद्ध महाभियोग की तैयारी की गई थी, परंतु यह भी पारित नहीं हो सका था। तो अगला जो अपना टॉपिक रहेगा सुप्रीम कोर्ट का अगला भाग, तो अगली क्लास में मिलेंगे। आज के लिए आप सभी से अलविदा, इजाजत चाहते हैं। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। थैंक यू फ्रेंड्स।